हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। आप सभी को पता है कि जो सीटेट का पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आपके जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एसएसटी आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन जो पेपर सेकंड होता है जो जूनियर के लिए होता है 6 to 8 के लिए, इसमें आपका एसएसटी पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान से ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो आपका पेपर है उसके लिए ये जो है टॉपिक है बहुत इजी भी है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से भी पढ़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है या फिर अभी ये जो आपका हाल ही में जनवरी में पेपर हुआ था आपने उसमें भी दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और टोटली जो एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपके एनसीईआरटी की जो किताब है 6 to 8 की, वहीं से ही पूछे जाते हैं। इससे बाहर के आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो 6, 7, 8 की क्लास है, जो 6, 7, 8 की जो किताबें हैं वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो है एसएसटी की फर्स्ट क्लास है। कल हमने जो है एसएसटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है जो हमें पढ़ना है पूरा, उसको हमने डिस्कस किया था कि जो एसएसटी है उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर जिसको आपको पढ़ना है, यानी टोटल जो भी सिलेबस वो हमने कल डिस्कस किया था। वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो है पहला टॉपिक जो है वो है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, यानी कि ये जो है एनसीईआरटी के जो 6 की किताब है वहाँ से आपका जो है एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक है सिलेबस का, जो एसएसटी का जो सिलेबस है वहाँ से शुरू होता है। यानी 6 क्लास से ही आपके जो है सारे चैप्टर शुरू हो जाते हैं। 6 क्लास से ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। ये जो चैप्टर है ये आपकी 6 की जो किताब है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं है तो जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं आपको ये पूरा जो निचोड़ है एनसीईआरटी का वो आपको मिलता रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आप ये सारी क्लासेस आप देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी किताब नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है ये एसएसटी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी जो एसएसटी है जो सामाजिक विज्ञान है जो इतिहास है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, कब घटी हैं, कहाँ हुई है और किस तरीके से हुई, इन सभी के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है पूरा इतिहास में। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ने की, कौन कौन से जो स्रोत है इतिहास जानने के वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन सी चीज़ें कब घटित हुई है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं एक बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिक है, बिल्कुल शुरुआत से चीज़ों को पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बीच से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आप सभी को पता है कि जो पेपर सेकंड है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इसमें फेल होते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि एसएसटी का जो पेपर आता है, यानी जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो एसएसटी का क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 जो है आपका पेडागोजी होता है, 40 नंबर आपको लाने होते हैं कंटेंट से ही। तो इसको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है, तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो अच्छे नंबर से निकलेगा। ठीक है, तो सेकंड पेपर को कवर करने के लिए आपको एसएसटी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको कवर करेंगे तभी आपके जो है अच्छे नंबर आएंगे सेकंड पेपर में। आज की जो क्लास है वो आपकी टॉपिक फर्स्ट के रूप में है, जो कि प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी जो इतिहास में चीज़ें घटित हुई हैं, कैसे घटित हुई हैं, कब घटित हुई है, कहाँ से चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट है आज की क्लास का, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो है क्या दिया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब जो इतिहास होता है, हमारे इतिहास के बारे में हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं, जो हमारे लिए जाननी जरूरी होती है। ठीक है, जैसे अतीत के बारे में कुछ जो है बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। अतीत का मतलब यह होता है कि हमारे इतिहास के बारे में जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले जो चीज़ें हुई हैं वो हमारा जो है उसको हम इतिहास कह सकते हैं या अतीत कह सकते हैं। तो अतीत में जो जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सभी को पता है इतिहास में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो उनको जानने के लिए बहुत सारी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना है।
जैसे कि जो लोग पहले थे वो क्या खाते थे, भाई जाहिर सी बात है कि जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, वो कभी ना कभी जो है उनकी भी उत्पत्ति हुई होगी। तो जब उनकी उत्पत्ति हुई थी तो कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, क्या खाए, उनको खाने के लिए क्या मिला था, सारा चीज़ें पढ़ना है। उनके कपड़े कैसे थे, वो उनका पहनावा कैसा था, वो किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो अतीत है, हमारा जो इतिहास है, उसके बारे में हमें अगर जानना है तो जो भी लोग हैं उनके बारे में हमें जानना है कि जो मनुष्य है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो लोग क्या खाते थे, उनके पहनावे कैसे थे। जरूरी तो नहीं जैसे पहनावे हम आज पहन रहे हैं वैसे ही पहले लोग पहनते रहे होंगे, उनका पहनावा कहीं ना कहीं अलग रहा होगा। वो किस तरीके घरों में रहते थे, ठीक है, वो क्या करते थे। ठीक है, तो आप सभी को पता हो शिकारी थे, आकेटक थे। उसके बाद जो है पशुपालक बने, फिर कृषि करने लगे, फिर राजा महाराजा शासक होने लगे, फिर व्यापारी हुए, फिर पुरोहित हुए। ये सारी चीज़ें जो है घटित होती रही हैं कहाँ पे, अतीत में, यानी कि इतिहास में। तो इन सभी के बारे में हमें इतिहास में जानने को मौका मिलता है। इन सभी की जो जानकारी वो हमें इतिहास के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोग कहाँ रहते थे। अब जाहिर सी बात है, लोग जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो कहीं ना कहीं तो वो रहते रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे घूमते रहे हैं, उन्होंने घर भी बनाया होगा। तो उसी के बारे में भी ये जो है दिया हुआ है कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। है ठीक है, यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो वो जो है सबसे पहले उन्होंने जब घर बनाया तो नदियों के किनारे बनाया था। नदियों के किनारे बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि जो नदी थी उसके किनारे घर बनाने का मकसद ये था कि उन्हें जो है पीने के लिए जल जो होता, पानी होता, वो आसानी से मिल जाए। इसलिए उस टाइम जो है जो भी नगर थे वो जो है नदियों के किनारे ही बसाए जाते थे, ताकि पीने की जो सुविधा है पानी की वो उनको जो है आसानी से मिलती रहे। क्योंकि उस टाइम जो है नल या फिर कुआं तो होते नहीं थे, तो नदियों से ही पीना जो पानी पिया जाता था नदियों से ही पिया जाता था। तो जो भी नगर पहले बसे थे वो नदी के किनारे ही बसते थे। ठीक है, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। ठीक है, यानी जो लोग थे जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो जो है वो लोग नदी के किनारे घर बनाते थे। और खाने के लिए जो है सबसे पहले उनके पास, क्योंकि भोजन तो था नहीं, अनाज तो थे नहीं, तो वो जो है जो भी फल होते थे, कुछ जो है ऐसे पेड़ पौधे होते थे तो उनकी जड़ें भी खाते थे, फल भी खाते थे। ठीक है, जो भी चीज़ें उन्हें जंगल से मिलती थी उनको इकट्ठा करते थे, वही खाते थे। और फिर उसके बाद पहले तो वो जो है जंगल के जो भी फल होते थे उनको खाते थे, फल पत्तियां जड़ ये सब खाते थे। उसके बाद जब थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ी जो है उनके अंदर थोड़ी सी और मानसिकता आई, थोड़ी सी जो है और बुद्धि का विकास हुआ, तो वो क्या करने लगे, जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करने लगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये हमें इतिहास में जो चीज़ें वर्णित है, जो लिखित है या लिखी गई हैं पत्थरों पे, शिलाओं में, वहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे लोगों ने वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं इतिहास में, अतीत में। ठीक है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया, यानी कि उगाना शुरू किया। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गेहूं और जौ है या फिर गेहूं की जो उत्पत्ति है कब से शुरू हुई, किन पहाड़ियों से शुरुआत हुई, तो ये है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पहले, ठीक है, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ। अब ये भी पूछा जा सकता है कि लोगों ने जो है सबसे पहले कौन से जो है अनाज की उत्पत्ति करी थी या उपजाना शुरू किया था, तो वो था आपका गेहूं तथा जौ। ठीक है, इनको जो है सबसे पहले उगाया था। तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने पालतू जो जानवर थे उनके उस टाइम के कौन कौन से जानवर थे, तो वो थे भेड़, बकरी, गाय और बैल। यही चार आपके पूछे जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे अब भैंस तो है नहीं, भेड़ है, बकरी है, गाय बैल है। ठीक है, तो यहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जो लोग थे इतिहास में जिन्होंने सबसे पहले
पालना शुरू किया है जानवरों को, तो कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनको सबसे पहले उन्होंने पालना शुरू किया, तो वो है आपके भेड़, बकरी, गाय और बैल। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये लोग गाँवों में रहते थे, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास हुआ, ठीक है। कृषि का विकास कहाँ हुआ सबसे पहले, ये हुआ था उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है। उत्तर पूर्व में जो गारो एक स्थान है वहां पे, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे कृषि का विकास हुआ, यानी कि लोग कृषि करना शुरू किए थे, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। और सबसे पहले अगर अनाज की बात करें तो क्या उगाए थे, चावल, ठीक है। सबसे पहले क्या उगाया गया था, कृषि के माध्यम से वो उगाया गया था चावल। स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। ये जो स्थान थे कहाँ स्थित थे, विंध्य के उत्तर में, यहाँ पे दिया हुआ है ना, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर चावल उगाया गया, और ये स्थान कहाँ पे थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिल जाती है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं, या फिर ऐसे आ जा सकता है कि ऐसी नदियां जो बड़ी नदी में मिल जाती है वो कौन सी नदी कहलाती हैं, तो वो होती है सहायक नदियां, ठीक है। गया के दक्षिण में गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जो मगध है, जिसको वर्तमान में बिहार कहते हैं, वही बिहार जहाँ पे अभी टीआरई का आपका टीआरई 3rd का पेपर हुआ था और कैंसिल भी हो गया, वही बिहार है। अगर उसका प्राचीन नाम पूछा जाए या पुराना नाम पूछा जाए तो वो आपका मगध है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का पुराना नाम क्या है, तो वो है आपका मगध, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर बात करी जाए ये कहाँ पे जो है स्थापित हुआ था ये राज्य, तो ये जो है सोन नदियों के आसपास, क्योंकि पहले जो पुराने समय में जो भी गांव या शहर बसते थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे। तो ये जो सहायक नदी है सोन नदी, उसी के आसपास के क्षेत्र में जो है ये मगध या वर्तमान में जो बिहार है, ये इसका जो है स्थापना हुआ था। सबसे पहले इसी को जो है स्थापित किया गया था, इसी राज्य को, ठीक है। नेक्स्ट है देश का नाम, ठीक है। जो भारत है, जिसको बहुत सारे लोग हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, इसका नाम किस किस तरीके से पड़ा है इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो इंडिया शब्द है ये इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का जो संस्कृत में अर्थ कहते हैं, या संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, ठीक है। यानी जो ईरानी और यूनानी थे, इन्होंने सिंधु को, यानी जो इंडिया है, इसको जो है संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, तो इसी सिंधु को जो है जो ईरानी और यूनानी थे, इन्होंने हिंदोस अथवा इंदोस कहा। कुछ लोगों ने इसे हिंदोस कहा, कुछ लोगों ने इसे इंदोस कहा, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। यानी और इस नदी के जो भूमि प्रदेश था, ठीक है, जो भूमि प्रदेश है उसको क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे हिंदोस, यानी जो ईरानी और यूनानी थे उसको हिंदोस और इंदोस कहा, और इस जो भूमि प्रदेश के लोग थे उसको क्या कहा, इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भारत है, इस शब्द का प्रयोग एक समूह के लिए किया जाता था जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कुछ लोग रहते थे, उनका एक समूह था, उस समूह को भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। यानी जो ये समूह का प्रयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, ये जो है जो ऋग्वेद है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जो भारत नाम है ये एक समूह को जो है समूह के लोगों को कहा जाता था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, ठीक है। ये जो है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ऋग्वेद में ही देखने को मिलेगा, जब जो कि जो है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। 4 वेद होते हैं, चारों वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद है, और यहीं पे आपको जो है देखने को मिलता है कि जो ये भारत है ये जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को कहा जाता था, न कि देश को कहा जाता था, ठीक है। सबसे पहले समूह को कहा जाता था, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, फिर बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा, फिर भारत के साथ साथ फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, भारत हो गया, ठीक है। पहले भारत था, फिर उसके बाद ये भारत हो गया। तो इस तरीके से अपने देश यानी कि भारत का नाम
भारत के साथ साथ भारत हुआ या हिंदुस्तान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अब ये जो इतिहास है उसके बारे में कैसे जाने हम कि ये चीज़ें जो घटित हुई हैं कैसे हुई हैं, कब हुई हैं, इसके बारे में कैसे हमें पता चलेगा। तो यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। एक जो है जैसे आप किताब लोग लिखते हैं, ठीक है, उस तरीके से पहले इतिहास में जो है क्या करते थे, पांडुलिपि लिखते थे इस टाइप के। ठीक है, इसको क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। ये जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो पांडुलिपि ये दी गई है, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में भी दी है। ये लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, ये जो है ये कोई जो है कागज नहीं है, क्योंकि अब जो किताबें लिखी जाती है आप सभी को पता है कागज में लिखी जाती थी। लेकिन पहले यानी जो इतिहास में पहले के टाइम में जब इतना विकसित नहीं हुआ था देश, तब उस टाइम पे क्या करते थे, कोई भी चीज़ लिखनी होती थी, कोई भी जानकारी, तो क्या करते थे, जो ताड़ होता था ताड़ के पत्तों को काटते थे। ठीक है, उसके जो हिस्से होते थे उनको जोड़ते थे, उसी पे जो है चीज़ें जो भी चीज़ें लिखनी होती थी, जो भी जानकारी लिखनी होती थी, या फिर जो भी नियम बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा, वो जो है लिखी जाती थी। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी होती, जो ये ताड़ के पत्ते होते हैं ये भुर्ज पेड़ की छाल से भी बनी होती हैं। कुछ जो है ताड़ के पत्ते को काट कर बनाते हैं, कुछ जो है भुर्ज पेड़ की छाल से बनी होती हैं। ठीक है, ये जो लिखी होती है इसको जो है क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जानकारी अगर लिखनी होती, कोई दस्तावेज बनाना होता था, तो इसी तरीके से बना के रखते थे, ताड़ के पत्तों को काट के। और इनको अगर जोड़ना होता था तो जो कोई भी हिस्सा है, मान लीजिए इधर का हिस्सा जोड़ देते थे। ठीक है, और वो किताबनुमा बन जाती थी। तो इस तरीके से क्या करते थे, इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें वर्णित होती हैं, कोई भी जानकारी लिखनी होती है, तो इस तरीके से लिखी जाती थी पहले के टाइम में। ठीक है, बाद में चीज़ें जो है जैसे जैसे विकसित हुआ, लोग जो है जैसे जैसे विज्ञान आया, चीज़ें विकसित हुई धीरे धीरे करके, अब हमें किताब के रूप में चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन पहले के टाइम पे हमें इसी रूप में देखने को मिलती थी किताबें, ताड़ के पत्तों पे। ठीक है, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो अतीत की जानकारी है, इतिहास की जो जानकारी, उसको हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, क्योंकि ये जो लिखी जाती थी हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, इसीलिए इसको जो है पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। ठीक है, ये पांडुलिपि की अगर बात करें कि जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको लैटिन भाषा में मेनू कहते हैं। इसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ठीक है, यानी हाथ से लिखा गया है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती थी या लिखी जाती थी। हमने बताया कि ताड़ पत्रों पे जो ताड़ का जो है पत्ती होती है उस पर लिखी जाती थी, या फिर जो एक भुर्ज पेड़ होता था उसकी छाल पे लिखी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं जो संग्रहालय होते हैं वहाँ पे देखने को अभी भी मिल जाएंगी, रखी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखी जाती थी, और यही से चीज़ें हमें समझने को जानने को मिलती हैं। क्योंकि अगर यहाँ नहीं लिखी गई होती तो हमें कैसे पता चलता कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कहाँ उन्होंने गांव नगर बसाए थे, कि उनका रहन सहन क्या था। ये सारी चीज़ें यहीं पे वर्णित है, तभी हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो ये है जो इतिहास होता था, जो इतिहास में चीज़ें घटित हुई है उसको जानने के लिए एक तो जो पहला माध्यम होता था वो होता था ये जो है ताड़पत्र पे जो पांडुलिपि में लिखी जाती थी, जो हाथ से लिखी चीज़ें मिलती थी वो था। और दूसरा था आपके जो शिलालेख होते थे। ठीक है, जो कि राजा महाराजाओं द्वारा दिखाए जाते थे, उससे चीज़ें पता चलती थी। ठीक है, इस तरीके से जो शिलालेख होते थे यानी पत्थरों पे जो है चीज़ें लिखाई जाती थी, तो ऐसे भी चीज़ें जो है देखने को मिली है। खुदाई में बहुत सारी चीज़ें जो है मिली हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ इस राजा के शासनकाल में ऐसे ऐसे नियम बनाए गए थे, लोगों के लिए ये नियम चलते थे। तो यहाँ से भी हमें इतिहास जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है इसमें कि लगभग 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। ये जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। पहले जो है कंधार था, लेकिन वर्तमान में इसको अफगानिस्तान कहते हैं। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी जो अशोक सम्राट अशोक है उनके शासनकाल में ये बनवाया गया था।
जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में एक विशेष प्रकार की लिपि होती थी। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, आप सभी को पता है। जैसे देवनागरी लिपि है तो वो अक्षरों और संकेतों से बनी है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिखने के लिए एक लिपि का यूज किया जाता है। तो उस टाइम में एक विशेष प्रकार की लिपि यूज की जाती थी। उसको हर कोई नहीं पढ़ पाता था, कुछ लोग पढ़ लेते थे। जैसे अब है कुछ लोगों को हिंदी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, तो कुछ लोगों को उर्दू आती है, कुछ लोगों को, जिनको उर्दू आती है उनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको इंग्लिश आती है उनको उर्दू नहीं आती। तो हर जो लैंग्वेज होते हैं सभी परफेक्ट नहीं होते, कुछ को पता होता कुछ को नहीं पता होता। तो वैसे ही जो लिपि में, जिस लिपि में लिखी हुई होती थी, सारे जो लोग होते थे वो नहीं पढ़ पाते थे, कुछ ही लोग पढ़ पाते थे, ठीक है। तो जो लिपि, जो ये शिलालेख मिलते थे, इसमें क्या होता था कि इसमें जो लिपि होती थी वो यूनानी तथा अरामाइक, अरामाइक मतलब अरमाइक जो लिपि होती है, इन दो लिपियों में जो है लिखी होती थी, इन दो भाषाओं में लिखी होती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते, जैसे ये मान लीजिए ये जिस लिपि में लिखी हुई है, इसको पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता था उसको क्या कहते थे, उसको पुरातत्वविद कहते थे, पुरातत्वविद कहते थे, जो इसको पढ़ लेता था, ठीक है। पढ़ के बता देता था कि हाँ इस शिलालेख में क्या लिखा है। जो अशोक शासक था या कोई भी राजा है जिसके शासनकाल में चीज़ें लिखी गई थी, अभिलेख लिखाया गया था, उसके शासनकाल में वो पढ़ के बता देता था कि हाँ इसमें क्या क्या लिखी है और कौन कौन से नियम बनाए गए थे, सारी चीज़ें बता देता था, ठीक है। उसको क्या कहते थे, जो पढ़ लेता था उसको क्या कहते थे, पुरातत्वविद कहते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो भी पत्थरों पे चीज़ें लिखी होती थी, जो ईंट से बनी इमारतों पे चीज़ें लिखी होती थी, उनका जो है अध्ययन करते थे। और जो मूर्तियाँ होती थी, जो जैसे मान लीजिए आज कहीं पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे कोई पत्थरनुमा चीज़ें निकल आई हैं, कोई भी मूर्ति निकल आई, तो वो जो है अध्ययन करके बता देते थे कि ये जो मूर्ति है ये कितने साल पुरानी है, ठीक है, और ये जो है किस शैली में बनाई गई, ये सारी चीज़ें अध्ययन करके वो बता देते थे। तो उनको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक स्रोत हैं इतिहास को जानने का, जो कि कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, चाहे वो खुदाई के माध्यम से हो। अभी भी आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें खुदाई के माध्यम से भी निकलती हैं, लोग उसको जो है अपने संग्रहालय में रखवाते हैं। और जो लोग पढ़ लेते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा है, किस लिपि में लिखा, वो क्या लिखा है, किस शासन काल का है, सारी चीज़ें वो बता देते हैं, अगर जो है जो पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जानकारी होती है इन सब चीज़ों की, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्रोत तो हो गए इतिहास को जानने के। नेक्स्ट है इतिहास और तिथियां। अब आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारी उसमें तिथियां लिखी होती हैं, तो कुछ तिथियां आपको समझ में आती होंगी, कुछ नहीं समझ में आती होंगी, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं ध्यान से। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कहीं कहीं आप अंग्रेजी में बीसी देखते होंगे और कहीं कहीं ईसवी पूर्व दिखा होता है, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, यानी कि हिंदी में ईसवी और अंग्रेजी में एडी लिखते हैं, तो यह जो होता है एडी या ईसवी होता है, वो जो है क्या होता है, ये होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, यानी जिस वर्ष उनका जन्म हुआ तो उस वर्ष से है। कभी कभी नेक्स्ट दिया है कि कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो होता है वो सामान्य हो गया, ठीक है। इस कैलेंडर का जो प्रयोग है वो सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है, 200 वर्ष पूर्व, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले से है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ जानने के लिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ आप जानने के लिए है कि जो ईसवी है या ईसा पूर्व है, ये जो है क्यों लिखा जाता है, तो ये सिर्फ जानने के लिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से देखने को मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, और लेकिन वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन कई सारे देखने को मिल सकते हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि जो है चीज़ें, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो पांडुलिपि है वो जो है
कहाँ लिखी जाती थी, किस कौन से वृक्ष के पत्तों पे लिखी जाती थी, तो ताड़ के पत्तों पर। और किसके छाल पे, तो वह भुर्ज पेड़ की छाल से बनी होती थी जो भी चीज़ें लिखी जाती थी। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है आपको जो एनसीईआरटी 6 क्लास की जो एसएसटी है, जो किताब है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये पहला टॉपिक है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने को, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये जो है बेसिक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको एसएसटी पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी जरूरी होती है, तब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, प्रारंभिक कथन, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, आपको जो इतिहास है उसको जानने का जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, किस किस तरीके से प्राप्त होता है, उसको हमने आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद की जो क्लास होगी वो टॉपिक 2 में जो भी आपका जो है चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो भी क्लासेस हो रही हैं एसएसटी की, वो थ्योरी वाइज ही होंगी। उसके बाद इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। एक बार आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। मान लीजिए आज हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया है, थ्योरी देखा है, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाए। तो आज की क्लास समझ में ज़रूर आई होगी आप सभी को। आज की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास रही है, और ये बिल्कुल बेसिक से है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान